हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस लेसन 7 का अंतिम वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं और ये हमारा आज का टॉपिक है वर्ग 18 के तत्व यानी उत्कृष्ट गैसें, जिसको हम नोबल गैसें भी कहते हैं या फिर अक्रिय गैसें भी कहते हैं या शून्य समूह के तत्व भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मुक्त रूप में बाकी कोई नहीं रहते, लेकिन ये मुक्त रूप में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, बिल्कुल कम मात्रा में होता है, इसलिए इसका पता भी बहुत देरी से चला था और ये किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, इस कारण इनको अक्रिय गैसें भी कहा जाता है। तो अब बात करते हैं हम उत्कर्ष गैसों में। तो ये उत्कर्ष गैसें 5 है, जो हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। इनमें रेडोन है वो रेडियो एक्टिव तत्व है, बाकी ये 5 है ये अक्रिय गैसों के रूप में कार्य करती है। तो ये रेडोन रेडियोधर्मी है क्योंकि इसको रेडियन से प्राप्त करते हैं, ये प्रकृति से नहीं मिलता है। तो याद करने के लिए आपको सूत्र पहले भी इस आवर्त सारणी में समझा चुके हैं कि भाई HE का मतलब हेमा, नेहा और करीना, जीनोन, रेडोन, इस तरह। अब बात करते हैं हम इनके क्या गुण हैं। तो रेडोन के अलावा सभी उत्कृष्ट गैसें वो वायुमंडल में पाई जाती है, रेडोन नहीं पाई जाती है। आयतन के अनुसार यदि इसकी बात करें तो शुष्क वायु में केवल 1% ही अक्रिय गैसें होती है, यानी मैं पहले ही बता चुका हूँ बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए इसका पता देरी से चला। आवर्त सारणी में जब मेंडलीफ ने निर्मित की थी तो उसको लास्ट में रख दिया गया क्योंकि इनकी उस समय जानकारी प्राप्त नहीं थी। जिन्होंने वे रेडोन इस वर्ग के दुर्बलतम गैसें हैं, इनका अष्टक पूर्ण होता है सभी का, इनका मतलब इन सभी की बात की जा रही। अष्टक पूर्ण होता है, क्यों होता है? क्योंकि समूह 18 पे आती है, तो 2, 8, 10 और 8, 18, तो ये भी अष्टक है वो पूर्ण होता है। तो इसके अंदर ना तो लिया जा सकता इलेक्ट्रॉन, ना इलेक्ट्रॉन त्यागा जा सकता है, इसलिए किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती, इसलिए अक्रिय गैसों के रूप में इनको गिना जाता है। रेडोन वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है क्योंकि ये रेडियो एक्टिव तत्व है और ये रेडियम के विघटन से प्राप्त होती है। यहाँ पर ये रेडियम है, इसको जब तोड़ा जाता है तो हीलियम और रेडोन 2 तत्व प्राप्त होते हैं, तो यहाँ से ये रेडोन तत्व लिया गया है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात की जाए तो आपको पता है कि इसके जो आखिर उपकोष है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है। तो भरा होता है तो NS कक्षक में 2 आ जाते हैं और P कक्षक में 6 आ जाते हैं, तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। और हीलियम की बात करें तो हीलियम 2 नंबर पर ही आता है, इसलिए ये केवल 1s2 के रूप में ही होता है, इसमें P कक्षक उपस्थित नहीं होते हैं। बात करते हैं हम आयनन एंथैल्पी की। तो आयनन एंथैल्पी है, तो यहाँ पर हमें पता है कि भाई ये पूर्ण पूरित होते हैं, तो पूर्ण पूरित होते हैं तो ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं। तो अब इनमें यदि हम ज़बरदस्ती या तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसकी कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारी अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसीलिए इसकी आयनन एंथैल्पी क्या होती है? उच्च होती है या अधिक होती है। ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु आकार में वृद्धि होती है, इस कारण धीरे धीरे वो आयनन एंथैल्पी कम होती जाती है। इलेक्ट्रॉन लब्धि की बात करें तो इनका मान भी बहुत उच्च होता है क्योंकि ये स्थायी होती है, स्थायी विन्यास को प्राप्त किए हुए रहती है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, इसलिए तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति इसमें नहीं होती है, इस कारण इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवा नहीं सकते हम। तो प्रवेश जबरदस्ती करवाना चाहे तो अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो इलेक्ट्रॉन लब्धि भी इसकी क्या होती है? अधिक उच्च होती है। भौतिक गुणों की बात करते हैं हम, तो सभी उत्कृष्ट गैसें हैं वो रंगहीन, बिना रंग वाली, गंधहीन, किसी प्रकार का गंध नहीं, स्वादहीन है, ना इसमें किसी प्रकार का कोई स्वाद है चखने पर। तो सभी गैसें और जल में अल्प विलय, बिल्कुल कम मात्रा में घुलनशील होती है और सभी एक परमाणविक होती है, यानी ये सभी मुक्त रूप में रह सकती है। मुक्त रूप का मतलब जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन Cl के रूप में नहीं रहती है, Cl2 के रूप में रह सकती है या अन्य किसी तत्व NaCl के रूप में रह सकती है। लेकिन ये उत्कृष्ट कैसे हैं
ये केवल एच ही है तो केवल एच ही के रूप में रह सकती है, ऑर्गन है तो AR को ऑर्गन के रूप में मुक्त रूप में इस प्रकार रह सकती है, इसलिए ये एक परमाणविक होती है। और इनके गलनांक क्वथनांक है बिल्कुल कम होते हैं, क्योंकि अभिक्रिया ही नहीं करते हैं और मुक्त रूप में रहते हैं, तो बंद तो है नहीं इनके बीच, तो आसानी से इनके गलनांक और क्वथनांक मुक्त होते हैं, कम होते हैं। रासायनिक गुणों की बात की जाए तो ये बहुत कम क्रियाशील होती है, आपको पता है। और इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित होते हैं, आयनन एंथैल्पी का मान भी अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि है वो भी अधिक होती है। तो ये इसके रासायनिक गुण हैं। उत्कर्ष गैसों के यौगिकों की बात करते हैं। भाई उत्कर्ष किसी से अभिक्रिया तो करती नहीं है, फिर किस प्रकार इनके यौगिक निर्मित होते हैं। तो इनमें जिन्होंने वो कुछ फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके कुछ तत्वों का निर्माण किया गया है। तो वैसे तो पता है क्रिया किसी से क्रिया नहीं करती, लेकिन फिर भी इसकी क्रिया करवाई गई। उसके लिए 1962 में समझा, 62 से पहले तो ये समझा जाता था कि भी उत्कृष्ट कैसे किसी से भी क्रिया नहीं करती, लेकिन उसके बाद ये नील बर्टलैंड इन्होंने एक परीक्षण किया। इन्होंने देखा कि भाई जो प्लेटिनम है वो फ्लोरीन के 6 फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तो ये डाई ऑक्सीजन के साथ भी क्रिया करके लाल रंग का ठोस यौगिक बनाता है, O+ और PtF6- के रूप में। तो ये लाल रंग का एक यौगिक बनाता है ऑक्सीजन के साथ, प्लेटिनम हेक्साफ्लोरो। तो बर्टलैंड ने जब ये देखा भी ये ऑक्सीजन की प्रथम आयनन एंथैल्पी का जो मान है ऊर्जा का वो 1175 किलो जूल प्रति मोल था, और जिन्होंने उसकी भी प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान है वो 1170 किलो जूल प्रति मोल के लगभग था। तो इसका मतलब क्या हुआ 1175 और 1170, यानी उन्होंने देखा भाई कि जो इसकी ऊर्जा है ये तो बिल्कुल बराबर लेवल में। तो उन्होंने सोचा भाई मैं यदि ऑक्सीजन है उसकी जगह में यदि इसको जिनोन को लूं तो क्या ये अभिक्रिया कर सकता है। और इसी सोच के साथ उन्होंने इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के बजाय जिनोन के साथ करवाई। तो जिनोन के साथ करवाने पर भी वही लाल रंग का यौगिक बना। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन था उसकी जगह अब क्या आ गया, जिनोन और प्लेटिनम हेक्साफ्लोरेट। तो इस प्रकार ये जिनोन के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाया और ये यौगिक भी लाल रंग का प्राप्त हुआ। तब इन्होंने देखा भाई कि जो बराबर ऊर्जा वाले हैं वो इनके साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हीलियम, नियोन और ऑर्गन इनके अभी तक किसी प्रकार का कोई यौगिक ज्ञात नहीं है। और क्रिप्टॉन है उसका बहुत कम यौगिक ज्ञात हैं, क्रिप्टॉन डाइफ्लोराइड जिसका विस्तृत अध्ययन किया जा सका है। और रेडोन का पृथक्करण तो होता नहीं है, परंतु इसकी पहचान है वो रेडियो ट्रेसर तकनीक द्वारा हम कर सकते हैं। और जिन्होंने फ्लोरीन के साथ कुछ यौगिक बनाते जो अभी ऊपर देखे हैं, और कुछ यौगिक किस प्रकार बनाते हैं उनकी हम यहाँ देखते अनुपालना करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाता है कि भाई अनुकूलतम परिस्थितियाँ यदि हो तब जिनोन फ्लोरीन के साथ क्रिया करके 3 प्रकार के यौगिक बनाता है। एक यहाँ तो सारे जिनोन है, एक बनाता है F2 के साथ, दूसरा 2F2 के साथ और तीसरा 3F2 के साथ। यानी फ्लोरीन है उसमें मोलों की संख्या हम बढ़ाते रहते हैं, तब हमें XeF2, XeF4 और XeF6 3 प्रकार के जिनोन फ्लोरो वाले यौगिक प्राप्त होते हैं। तो इन यौगिकों में बात करते हैं तो जिनोन डाईफ्लोरो और जिनोन टेट्राफ्लोरो की अभिक्रिया O2F2 के साथ करवाने पर जिनोन हेक्साफ्लोरो यौगिक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ अभिक्रिया करके बताई गई है जिनोन F2, तो 2O2 और F2 के साथ अभिक्रिया कराई तब भी XeF6 प्राप्त हो गया। और यदि जिनोन टेट्राफ्लोरो के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो O2F2 लेना पड़ता है यहाँ पर, और इसी प्रकार जिनोन हेक्साफ्लोरो प्राप्त हो सकता है और ऑक्सीजन यहाँ पर बाहर निकलती है। तो इस प्रकार ये यौगिक यहाँ पर प्राप्त होते हैं। अब इन यौगिकों की संरचना किस प्रकार की है, तो संरचना की बात करते हैं तो जिनोन डाईफ्लोरो है, इसमें जिनोन के दोनों तरफ फ्लोरीन जुड़ा होता है। तो इसका मतलब ये एक सिंगल रेखीय रूप में इसकी आकृति होती है। और संकरण की बात करते हैं तो sp3d संकरण के रूप में ये उपस्थित रहता है। यदि जिनोन टेट्राफ्लोरो की बात करते हैं
तो जिनोन के टेट्रा का मतलब 4 फ्लोरो, तो जिनोन के चारों तरफ 4 फ्लोरीन होते हैं। तो इस प्रकार ये चतुष्फलकीय वर्ग समतलीय कहते हैं जिसको आकृति 2 प्रकार की बनाती है। जब किसी के साथ 4 तत्व जुड़े होते हैं तो केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु के साथ, तो या तो चतुष्फलकीय या वर्ग समतलीय, तो ये आकृति यहाँ पर वर्ग समतलीय बनाती है। इन आकृतियों को समझने के लिए संकरण पढ़ना जरूरी होता है, जो हम 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। और संकरण की बात करते हैं तो sp3d2 संकरण होता है। या फिर तीसरा यौगिक प्राप्त हुआ था हमें जिनोन हेक्सा फ्लोरो, तो उसकी बात करें तो हेक्सा का मतलब फ्लोरीन 6, तो 4 तो जुड़े हुए थे, 2 फ्लोरीन और जुड़ गए 6। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो ज्यामिति है वो विकृत अष्टफलकीय प्राप्त होती है, इस प्रकार की ज्यामिति प्राप्त होती है। और संकरण की बात करें तो sp3d3 प्रकार का संकरण होता है। अब जो जिनोन और फ्लोरीन के यौगिक थे उनमें क्या गुण पाए जाते हैं, तो ये यौगिक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं और 298 केल्विन तापमान पर ऊर्ध्वपातित हो जाते हैं, यानी बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं। इन यौगिकों की क्रिया फ्लोरीन के ग्राही के साथ करवाते हैं, तब ये फ्लोरोरिनाइन बनाते हैं। और इस प्रकार जैसे XeF2 इसके यदि ग्राही के साथ करवाते हैं, मान लीजिए PF5 इसके साथ करवाते हैं, तो यहाँ से एक फ्लोरीन है वो इसको त्याग देता है और जिनोन के पास एक फ्लोरीन ही रहता है। इस प्रकार ये एक फ्लोरीन का क्या करता है, त्याग करके प्लस के रूप में हो जाता है, और जो ग्रहण करता है फास्फोरस हेक्सा फ्लोरो निर्माण करके माइनस के रूप में आ जाता है। इस प्रकार ये आयनों में भी बदल सकता है। इसी प्रकार टेट्रो के साथ अभिक्रिया टेट्रा के फ्लोरो के साथ भी करवा सकते हैं एंटीमनी को लेकर, तो सेम ये आयनित भाग बनते हैं। अब इनके अलावा हम बात करते हैं इनका जल अपघटन करवाने की, तो जल अपघटन करवाने पर ये इस नमी की उपस्थिति में आसानी से जल अपघटित हो जाता है और जल अपघटित होकर ये जिनोन HF यौगिक बनाता है। जैसे यहाँ जिनोन डाई फ्लोरो के साथ यदि इसका जल अपघटन करवाते हैं H2O के साथ 2 मोल एक्वा या जल लेते हैं, तो जिनोन है वो अलग हो जाता है और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का निर्माण कर लेता है और ऑक्सीजन तत्व अलग हो जाता है। अक्रिय गैसों का उपयोग कहाँ पर होता है, तो उपयोग की बात करते हैं तो हीलियम, बाकी तत्व ज़्यादा उपयोगी नहीं है, इसमें केवल हीलियम ही ऐसा है जो बहुत ज़्यादा उपयोगी आता है। तो उपयोग की बात करें तो हीलियम एक अज्वलनशील है, जलता नहीं है, बिल्कुल हल्का होता है। हल्का होने के कारण आपको पता होगा कई बार लोग जो नया साल मनाते हैं या कोई फंक्शन वगैरह होते हैं तो गुब्बारे उड़ाते हैं और वो गुब्बारे बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। तो क्यों जाते हैं, उनमें हम कार्बन डाइऑक्साइड या मुंह से हवा भरते हैं वो नहीं भरते हैं, उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। हीलियम गैस बिल्कुल हल्की होती है, हल्की होने के कारण वो गुब्बारों को अपने साथ ऊपर उठाकर ले जाती है। इसी प्रकार ये गुब्बारों को ऊंचा उड़ाने के लिए भी इसमें इसका उपयोग किया जाता है। या दूसरा उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग नाभिक के रिएक्टरों को ठंडा करने में काम लेते हैं शीतलक के रूप में। या फिर द्रव हीलियम है उसका उपयोग अति चालक चुंबक, बहुत ज़्यादा चालक चुंबक का बनाने में काम करते हैं। ये चुंबक काम करती है MRI के रूप में, मैग्नेटिक रेजोनेंस और इमेजिंग। मैग्नेटिक का मतलब है चुंबकीय, रेजोनेंस का मतलब अनुनाद, और इमेजिंग का मतलब है प्रतिबिंबन। और ये तकनीक आपको पता है मेडिकल में करवाई जाती है। जब शरीर में किसी प्रकार की कोई गांठ है, कैंसर है, ट्यूमर है, कोई हड्डी क्रैक हो गई या शरीर में किसी अन्य प्रकार की बीमारी है, तो शरीर की पूरी शरीर की MRI करवाई जाती है, यानी ये चुंबकीय तकनीक के द्वारा जांच की जाती है, उसके बाद उस व्यक्ति का इलाज किया जाता है। तो इस प्रकार ये विज्ञान में बहुत सारे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं और इनका अलग अलग उपयोग भी होता है। तो यहाँ पर यह समूह 18 वाले तत्व है ये भी ख़त्म हो गए, और हमारा जो लेसन था P ब्लॉक वाला ये भी ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। तो आपने इस लेसन को याद किया और देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।